एक नाम जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की काली सूची में भी दर्ज है। दाऊद इब्राहिम एक माफिया जो सिर्फ अपराध नहीं कर रहा था। कई रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक वह आतंकवादियों और विदेशी नेटवर्क के साथ मिलकर भारत को निशाना बनाने की कोशिशों में भी शामिल रहा। यह कहानी है ताकत, मिट्टी और विश्वासघात की। नमस्कार, मैं सीक्रेट सागा और आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था। उसकी पहुंच, नेटवर्क और उसके रिश्ते ने उसे एक वैश्विक खतरा बना दिया। कई देशों ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट कहा और सालों से भारत उसे पाकिस्तान में छिपा हुआ मानता आया है। दाऊद ने मुंबई की गलियों से आगे बढ़कर अपराध की एक विशाल मशीन खड़ी कर दी। रैकेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और हथियार, इन सब ने उसे शक्तिशाली बनाया। पर यही शक्ति आगे चलकर सिर्फ रकम कमाने के काम न आई। उसकी पहुंच ने उसे उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनके मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक नुकसान भी थे। 1993 के मुंबई बम धमाकों में दाऊद का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा पाया गया। जांच और अदालत के मामलों में यह कहा गया कि डी कंपनी के कुछ सदस्यों सहयोगियों ने इन धमाकों में भूमिका निभाई। इन ब्लास्ट्स ने भारत को अंदर से हिलाकर रख दिया और दाऊद पर आरोप लगे कि उसने अपराध नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए भी किया। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सूत्रों का कहना रहा है कि दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ली और वहीं से अपने डी कंपनी नेटवर्क को चलाया। अमेरिकी खुफिया और टेरर फाइनेंस सूची में उसे आतंकवाद का सहयोगी घोषित किया गया था और अमेरिका ने उस पर सैकड़ों मिलियन डॉलर के दावों के साथ प्रतिबंध लगाए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि उसके नेटवर्क का उपयोग आतंकवादी संगठनों के साथ तालमेल बनाने, हथियार और फंडिंग सप्लाई करने के लिए भी हुआ। इन बातों ने दाऊद को केवल माफिया नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो देश के खिलाफ भी सक्रिय हो सकता है। यह बहुत भारी और संवेदनशील आरोप है, पर अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी दस्तावेजों में उसे ग्लोबल टेररिस्ट और आतंकवाद से जुड़े सहयोगी के रूप में दर्शाया गया है। मतलब यह नहीं कि हर एक आरोप सत्यापित अदालत में निपटा हुआ है, पर इतनी रिपोर्टिंग और कई देशों के संज्ञान के बाद यह साफ है कि दाऊद का नेटवर्क भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा था और कई लोग कई बार उसे सिर्फ एक माफिया नहीं बल्कि देश के खिलाफ सक्रिय तत्वों के साथ जुड़ा हुआ मानते रहे। खबरें और जांच यह दिखाती हैं कि दाऊद का ठिकाना पाकिस्तान माना जाता रहा और वहां से उसके नेटवर्क ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि उसने पाकिस्तान में मौजूद असली या अर्ध सरकारी एजेंसियों के भरोसे से लाभ उठाया और आतंकवादी समूहों के साथ संबंध बनाए ताकि भारत में अशांति फैलाई जा सके। यही वजह है कि भारत ने वर्षों तक इस मामले पर पाकिस्तान से जवाब मांगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दाऊद को ट्रैक करने की अपील की। दाऊद का असली खतरनाक पहलू था उसकी मनी पावर और वह नेटवर्क जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उसे ढाल देता था। हवाला, रियल एस्टेट, शेल कंपनियां, इन सभी ने उसे सिर्फ अपराध करने वाला नहीं बल्कि एक बड़े ढांचे का मालिक बना दिया। और जब पैसा इतनी ताकत देता है तो वह प्रभाव कभी कभी सुरक्षा और कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है, जो कि राष्ट्रीय हित के लिए घातक हो सकता है। कई रिपोर्ट और कुछ सरकारी बयानों में सीधे आरोप हैं कि दाऊद नेटवर्क ने भारत के खिलाफ कई साजिशों में मदद की, चाहे वह 1993 के ब्लास्ट हों या बाद की कुछ हिंसात्मक घटनाएं। कुछ विदेशी और भारतीय एजेंसियां यह मानती हैं कि दाऊद और उसके सहयोगियों ने आतंकवादी समूहों को समर्थन देकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। इसी कारण वैश्विक स्तर पर उस पर पाबंदियां और नामांकन हुए। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। दाऊद की कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपराध, पैसा और विदेशों में मिली शरण कुछ लोगों को इतना हतोत्साहित कर देती है कि वे राष्ट्रीय हित के खिलाफ भी काम कर बैठते हैं। इसकी रोकथाम के लिए चाहिए मजबूत इंटेल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून का कड़ाई से पालन। और साथ ही जनता को भी यह समझना होगा कि जब अपराध और आतंक आपस में मिलते हैं तो खतरा बहुत व्यापक बन जाता है। यह थी दाऊद इब्राहिम की एक तरह से दोहरी कहानी,
एक तरफ माफिया डॉन तो दूसरी तरफ कई के लिए देशद्रोही और आतंक सहयोगी। अगर तुम्हें यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या ऐसे लोगों को सिर्फ पकड़ना ही काफी है या उन्हें न्याय और कूटनीति के जरिए भी बेनकाब करना चाहिए? मैं पढ़कर रिप्लाई करूंगा।